नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दवाइयों को हमारे शरीर में पहुंचाने के कुछ नए, कुछ बहुत ही दिलचस्प तरीकों पर। मतलब वो गोलियां या इंजेक्शंस जो हम जानते हैं उनसे हटकर ये कैसे काम करते हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स यानी NDDS और ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स TDDS पर हैं। सुनने में शायद थोड़े टेक्निकल लगे हैं नाम, पर चिंता मत कीजिए। आज हम यही समझेंगे कि ये सिस्टम आखिर हैं क्या, क्यों ये पुराने तरीकों से बेहतर माने जा रहे हैं और इनका फायदा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम NDDS ये हैं क्या असल में? मतलब जब गोलियां टीके वगैरह थे ही तो इनकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, NDDS का जो बेसिक आइडिया है ना, वो सिर्फ दवा को बॉडी में पहुंचाना नहीं है। असल मकसद है दवा को ज्यादा स्मार्ट तरीके से डिलीवर करना। मतलब सही जगह, सही टाइम पर और कंट्रोल डोज में। अच्छा। ये बेसिकली पुरानी तकनीकों के मुकाबले एक एडवांसमेंट है। नई टेक्नोलॉजी और नए डोजेज फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन। सोच ये है कि दवा का असर, उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो बढ़े और साइड इफेक्ट्स वो कम हो। अच्छा। हाँ, मतलब एक तरह से दवा देने में प्रिसिजन, सटीकता लाने की कोशिश है ये। समझ गया, मतलब ज्यादा टारगेटेड अप्रोच। हाँ। अच्छा, हमने जो पढ़ा उसमें कई तरह के NDDS का जिक्र था, जैसे लिपोसोम और नियोसोम। ये सुनने में एक जैसे हैं, पर इनमें क्या फर्क है, क्या खास है इनमें? हाँ, ये दोनों ही क्या कहते हैं, वेसिकुलर सिस्टम है। हाँ। मतलब छोटी थैलियों जैसे या बुलबुले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो दवा को अपने अंदर बंद रखते हैं। अच्छा। फर्क इनकी बनावट का है। लिपोसोम बनते हैं फॉस्फोलिपिड से। अच्छा। ये वही मॉलिक्यूल है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। अच्छा, हमारी कोशिकाओं जैसे ही। हाँ, कुछ वैसा ही। और नियोसोम जो हैं वो बनते हैं नॉन आयनिक सर्फिक्टेंट और कोलेस्ट्रॉल से। और आम तौर पर ये देखा गया है कि नियोसोम लिपोसोम के मुकाबले थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ज्यादा स्टेबल मतलब उनको रखना, स्टोर करना आसान होता होगा, और दवा भी शायद ज्यादा सुरक्षित रहती होगी अंदर। बिल्कुल, स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है दवा की शेल्फ लाइफ के लिए भी, और जब वो शरीर में जाती है तो अपनी सही फॉर्म में रहे उसके लिए भी। दोनों का ही काम है, दवा की घुलनशीलता या स्टेबिलिटी बढ़ाना या उसे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म से बचाना, ताकि वो सही जगह पहुंचे, असर ज्यादा हो और नुकसान कम। कमाल है, सिर्फ बनावट से इतना फर्क। अच्छा, एक और नाम था इथोसोम। इसमें इथेनॉल होता है, नाम से ऐसा लग रहा है। तो क्या ये त्वचा के रास्ते दवा देने में कुछ खास करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इथोसोम भी लिपिड वाले वेसिकल्स ही हैं, पर उनमें इथेनॉल काफी होता है। और इथेनॉल का यहाँ एक बहुत स्पेसिफिक रोल है। वो हमारी त्वचा की जो सबसे बाहरी परत है ना, स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो काफी सख्त होती है। हाँ। और स्किन सेल्स के बीच जो लिपिड होते हैं उनको इथेनॉल थोड़ा लचीला बना देता है, फ्लूइडाइज कर देता है, ऐसा कहते हैं। अच्छा, तो मतलब वो एक तरह से रास्ता बना देता है दवा के लिए अंदर जाने का। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसी लचीलेपन की वजह से इथोसोम में जो दवा बंद है वो स्किन में ज्यादा गहराई तक जा पाती है और कई बार तो खून में भी मिल जाती है। मतलब सिस्टेमिक डिलीवरी भी हो सकती है। वाह। तो ये उन दवाओं के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें स्किन में डीप असर करना हो। ये तो बहुत दिलचस्प है कि एक चीज मिलाने से पूरा सिस्टम कैसे बदल जाता है। अब आते हैं साइज पर। नैनो पार्टिकल्स और माइक्रोस्फीयर्स। एक बहुत छोटे 1 से 100 नैनोमीटर, दूसरे थोड़े बड़े 50 नैनोमीटर से 2 मिलीमीटर तक। क्या साइज इतना मैटर करता है दवा पहुंचाने में? वो साइज तो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। नैनो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, नैनो मतलब बहुत ही छोटा, कि वो सेल्स के अंदर जा सकते हैं। या फिर शरीर में कुछ बैरियर्स होते हैं जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर, उनको भी पार करने की क्षमता रखते हैं कुछ नैनो पार्टिकल्स। तो ये दवा को बिल्कुल सेलुलर लेवल पे टारगेट करने में मदद करते हैं। अच्छा। दूसरी तरफ माइक्रोस्फीयर्स जो थोड़े बड़े हैं वो अक्सर एक डिपो की तरह काम करते हैं, मतलब एक स्टोर हाउस जैसा। उन्हें बॉडी में इंजेक्ट कर दिया और वो फिर धीरे धीरे कंट्रोल तरीके से हफ्तों या महीनों तक दवा रिलीज करते रहते हैं। तो मतलब साइज से तय होता है कि दवा कितनी तेजी से जाएगी, कहाँ जाएगी और कब तक काम करेगी। एक तरफ बिल्कुल सटीक निशाना, दूसरी तरफ लंबा असर। पर इन सब में मुझे सबसे अनोखा लगा वो रीसील्ड एरिथ्रोसाइट्स वाला तरीका। मतलब अपनी ही लाल रक्त कोशिकाओं RBCs को इस्तेमाल करना दवा पहुंचाने के लिए। ये कैसे होता है? हाँ, ये वाकई में बहुत ही, क्या कहूँ, क्लेवर तकनीक है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बायोकम्पैटिबिलिटी। बायोकम्पैटिबिलिटी मतलब शरीर आसानी से अपना लेता है।
हाँ, क्योंकि ये आपकी अपनी ही कोशिकाएं हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्हें रिजेक्ट नहीं करता, खतरा बहुत कम होता है। और प्रक्रिया भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आरबीसीज को पहले खास किस्म के घोल में रखते हैं, हाइपोटोनिक मीडियम कहते हैं उसे। उसमें पानी सेल के अंदर जाता है, सेल फूलता है और उसकी मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे पोर्स, छेद बन जाते हैं, टेम्पररी। अच्छा। इन्हीं छेदों से दवा को सेल के अंदर लोड किया जाता है। फिर सेल को वापस नॉर्मल घोल में, आइसोटोनिक मीडियम में सही टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो छेद बंद हो जाते हैं और दवा अंदर सील हो जाती है। रीसील्ड एरिथ्रोसाइट्स इसीलिए कहते हैं। गजब की इंजीनियरिंग, मतलब शरीर के अपने ही सिस्टम को यूज कर लिया। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो टॉक्सिक दवाएं हैं, जैसे कैंसर की दवाएं, वो शरीर के बाकी हिस्सों को कम नुकसान पहुंचाएंगी क्योंकि वो इन सेल्स में बंद है। हाँ, ये इसका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल एप्लीकेशन है। दवा को इस तरह एनकैप्सुलेट करके, मतलब घेर के, बॉडी को उसके डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट से बचाया जा सकता है, खासकर उन दवाओं के लिए जो हेल्दी टिश्यू को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे एंटी न्यूप्लास्टिक दवाएं। ये दवा के स्लो रिलीज में भी मदद कर सकता है या उसे किसी खास ऑर्गन तक टारगेट करने में भी। अपनी ही सेल्स को दवा का कैरियर बना देना, ये सच में फ्यूचरिस्टिक लगता है। अच्छा, कुछ और सिस्टम्स का भी जिक्र था जो शायद किसी खास जगह या जरूरत के लिए बने, जैसे आंखों के लिए ऑक्यूसर्ट या इम्प्लांट्स और ऑस्मोटिक पंप जो शायद लंबे समय तक दवा देते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये काफी स्पेशलाइज सिस्टम है। ऑक्यूसर्ट खास तौर पर आंखों के लिए है। ये एक छोटी सी पतली फ्लेक्सिबल डिस्क होती है जिसे आंख में पलक के नीचे रख देते हैं और एक कई दिनों तक दवा की एक बिल्कुल कांस्टेंट स्थिर मात्रा रिलीज करती रहती है। जीरो ऑर्डर रिलीज कहते हैं इसे। अच्छा, कांस्टेंट। हाँ, जैसे ग्लोकोमा के लिए पाइलोकार्पिन ऑक्यूसर्ट आता था। इसका फायदा ये है कि बार बार आई ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं पड़ती और दवा का लेवल भी आंखों में एक जैसा बना रहता है। साइड इफेक्ट भी कम हो सकते हैं। यानी मरीज के लिए ज्यादा सुविधा और शायद बेहतर कंट्रोल। और इम्प्लांट्स और ऑस्मोटिक पंप, ये कैसे अलग हैं? इम्प्लांट्स और ऑस्मोटिक पंप दोनों ही लंबे समय तक दवा देने के लिए हैं। इम्प्लांट्स छोटी डिवाइस होती हैं जिन्हें सर्जरी से स्किन के नीचे या शरीर में कहीं और फिट कर देते हैं। ये दवा का एक भंडार, एक डिपो बन जाते हैं जो महीनों या सालों तक भी धीरे धीरे दवा रिलीज करते रहते हैं, जैसे कुछ हार्मोन थेरेपी में होता है। ओके। ऑस्मोटिक पंप भी बड़ा स्मार्ट डिवाइस है। ये ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पर काम करता है। बॉडी से फ्लूइड धीरे धीरे अंदर लेता है और उस प्रेशर से अंदर भरी दवा को एक बहुत ही कंट्रोल्ड रेट पर बाहर निकालता है। जटिल ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी सतह पर दवा लगाई जा सकती है, वो भी काफी वर्सेटाइल है। तो मतलब शरीर के अंदर दवा पहुंचाने के कितने अलग अलग और सोफिस्टिकेटेड तरीके आ गए हैं। अब थोड़ा फोकस करते हैं उन तरीकों पर जो स्किन के जरिए काम करते हैं। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, TDDS। ये पैच वाला तरीका, ये सुनने में काफी सुविधाजनक लगता है। कैसे काम करता है ये? हाँ, TDDS यानी ट्रांसडर्मल पैचेस आजकल काफी कॉमन हो गए हैं। इनका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि पैच को स्किन पर लगा दिया जाता है, फिर दवा धीरे धीरे स्किन की लेयर्स को पार करके नीचे जो खून की नसें हैं, ब्लड वेसल्स, उनमें पहुंचती है और फिर पूरे शरीर में फैल जाती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि दवा सीधे खून में जाती है, उसे पेट से या लिवर से होकर नहीं गुजरना पड़ता। लिवर से होकर नहीं गुजरना, मतलब वो फर्स्ट पास इफेक्ट वाली बात, उससे बच जाते हैं। बिल्कुल वही, जब हम गोली लेते हैं ना, तो दवा पहले गट से एब्जॉर्ब होकर लिवर में जाती है। लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है, मतलब तोड़ता है या बदलता है। इस चक्कर में दवा की अच्छी खासी मात्रा खराब हो जाती है असर दिखाने से पहले ही। इसी को फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। TDDS में दवा इस रास्ते से जाती ही नहीं, वो सीधे ब्लड में, तो दवा की ज्यादा मात्रा असर दिखा पाती है। तो डोज कम देनी पड़ती होगी। हाँ, डोज कम हो सकती है और दवा का असर ज्यादा प्रिडिक्टेबल, ज्यादा अनुमानित होता है। ये तो जबरदस्त फायदा है, खासकर उन दवाओं के लिए जिनका लिवर बहुत मेटाबॉलिज्म करता हो। अच्छा, तो ये पैच बनता कैसे है? इसमें बस दवा होती है और चिपकाने के लिए कुछ, या और भी कुछ होता है? देखने में सिंपल लगता है, पर पैच के अंदर भी कई लेयर्स होती हैं। एक तो सबसे बाहर वाली लेयर होती है बैकिंग फिल्म, वो दवा को बाहर निकलने या खराब होने से बचाती है। फिर होता है ड्रग रिजर्वॉयर, जहां दवा रखी होती है। ये दवा सॉलिड फॉर्म में हो सकती है या किसी जेल में या सॉल्यूशन में, और दवा में भी कुछ खास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, 1000 डाल्टन से कम रखते हैं आमतौर पर, और वो थोड़ी लिपिड में घुलने वाली हो, लाइपोफिलिक,
ताकि स्किन से पार जा सके। अच्छा। फिर सबसे जरूरी है एडहेसिव लेयर, मतलब चिपकाने वाली परत। प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव कहते हैं इसे। ये पैच को स्किन पर टिकाए रखती है। और हाँ, लगाने से पहले एक रिलीज लाइनर होता है जिसे हटाते हैं। कुछ पैचेस में दवा का स्किन में जाना बढ़ाने के लिए केमिकल्स भी डालते हैं, जिन्हें परमिशन एनहांसर्स कहते हैं। अरे वाह, मतलब सिर्फ दवा और गोंद नहीं, पूरी साइंस है इसके पीछे भी। और ये पक्का कैसे करते हैं कि पैच ठीक काम करेगा, दवा सही से रिलीज होगी और वो चिपका भी रहेगा ठीक से? हाँ, उसके लिए टेस्टिंग होती है बाकायदा, इवैल्यूएशन टेस्ट्स। एक तो ये देखना होता है कि दवा स्किन से कितनी और किस रेट पर पार हो रही है। इसके लिए लैब में इन विट्रो टेस्ट करते हैं, अक्सर इंसान या जानवर की स्किन का सैंपल लेकर। ओके। फिर जानवरों पर इन वीवो टेस्ट भी करते हैं, ये देखने के लिए कि दवा उनके खून में कितनी पहुंच रही है। दूसरा होता है एडहेसिव का टेस्ट, मतलब वो चिपकेगा कैसे। उसके लिए भी टेस्ट है, जैसे टैक, मतलब कितनी आसानी से चिपकता है छूने भर से। फिर पील एडहेजन, यानी उसे स्किन से खींचकर हटाने में कितना फोर्स लगता है। और शेयर स्ट्रेंथ, मतलब वो अपनी जगह पर कितना टिका रहता है, हिलने डुलने पर खिसकता तो नहीं। काफी डिटेल टेस्टिंग होती है। तो अब अगर हम एक बार समराइज करें तो इन ट्रांसडर्मल सिस्टम्स के मुख्य फायदे क्या-क्या हुए जो हमने डिस्कस किए? फायदे तो कई हैं। सबसे बड़ा तो वही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचाव। दूसरा, ये नॉन इन्वेजिव है, कोई सुई नहीं लगती। हाँ, ये बहुत बड़ा प्लस है। वाली दवाएं, पैच लगातार दवा देता रहता है तो खून में लेवल मेंटेन रहता है, और इसी वजह से ये उन दवाओं के लिए भी सेफ हो सकता है जिनका थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो हो, मतलब जिनके असरदार डोज और जहरीले डोज में ज्यादा फर्क ना हो। अच्छा। फिर मरीज अक्सर खुद ही लगा सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन आसान है। हाँ, ये भी है। और कुछ पैच तो ऐसे हैं कि एक बार लगा लो तो कई दिन चलते हैं, तो रोज रोज दवा लेने की झंझट खत्म। मरीज के दवा भूलने या न लेने की संभावना भी कम हो जाती है। वाकई पुराने तरीकों के मुकाबले तो काफी फायदे दिख रहे हैं। तो आज हमने देखा कि ये जो दवा डिलीवरी का फील्ड है ये कितनी तेजी से बदल रहा है, कितना एडवांस हो गया है। लिपोसोम्स, नैनो पार्टिकल्स, वो आरबीसीज वाला तरीका और ये स्किन पैचेस, ये सब दवा को ज्यादा टारगेटेड, ज्यादा एफिशिएंट और शायद ज्यादा सेफ बनाने की कोशिशें हैं। यहाँ आकर चीजें वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की और करीब ले जा रहा है, मतलब एक ऐसा फ्यूचर जहां इलाज हर इंसान की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जा सके। इन स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम से न सिर्फ दवा का असर बढ़ाया जा सकता है, बल्कि जो अनचाहे साइड इफेक्ट्स हैं उनको भी बहुत कम किया जा सकता है। ये समझना कि दवा को बॉडी में कहाँ, कैसे और कब काम करना है और फिर उसे ठीक वैसे ही पहुंचाना, यही इन सब तकनीकों का निचोड़ है। बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जिस रफ्तार से ये सब आगे बढ़ रहा है तो अगली पीढ़ी की दवा डिलीवरी कैसी होगी। क्या हम ऐसे सिस्टम देखेंगे जो हमारे शरीर के अपने बायोलॉजिकल सिस्टम से और भी बेहतर तरीके से जुड़ जाएं, या शायद डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेंसर्स वगैरह का इस्तेमाल हो जो रियल टाइम में मरीज की ज़रूरत के हिसाब से दवा रिलीज करे? संभावनाएं तो बहुत हैं और ये फील्ड सच में देखने लायक है। आगे क्या होता है।